ठीक है, पहले 12th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसमें क्या हमारे पास तीन लाइन्स है। तीनों की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को? 30 सेंटीमीटर। 30 60 एफ की वैल्यू 30। तीनों लेंस के लिए कितना दे रखे? 30। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फाइनल इमेज, तीनों की जो फाइनल इमेज बन रही है वो कुछ इस जगह यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये भी कितना दे रखा है आपको? 30। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। और ये कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? हमसे पूछा जा रहा है इसके बीच के लेंस 1 और लेंस 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेंस 2 और लेंस 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया? पहले इसके लिए ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके लिए फोकल लेंथ दे रखा है, तो इसकी इमेज निकाली। फिर सेकंड हम लोगों ने इसका काम किया, इसके लिए इमेज दे रखी है, इसके लिए फोकल लेंथ दे रखी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट निकाली। फॉर लेंस 1, लेंस नंबर 1 हम लोगों ने 1/f = 1/v - 1/u जब लगाया तो 1/f की वैल्यू कितने आ गई? 30 = 1/v की वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम, -1/60। और ये भी कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो 1/v की वैल्यू कितने आएगी? 1/v = 1/30 - 1/60। यहाँ पे u पे माइनस साइन लगाना मत भूलना, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, माइनस था प्लस हो गया, प्लस वाला इधर आया तो फिर से माइनस हो गया। 1/30 और 1/60। देखो भैया, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, अगर आपको समझ में आता है, जब भी इस टाइप का आपको कोई नंबर मिले जो एक दूसरे का जस्ट डबल हो, ठीक है, जैसे 1/4 है -1/2 है, ठीक है, इसी तरह से 1/7 है -1/14 है। इस टाइप से अगर आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दिखते हैं जो कि जस्ट डबल है, उनका माइनस पूछा जाए तो माइनस करने का इसमें बड़े वाला नंबर ही आता है हमेशा। इसमें क्या आएगा आपका? 1/4 ही आएगा। इसमें क्या आएगा आपका? 1/14 ही आएगा आंसर। हाँ, अब वो माइनस प्लस का क्या होता है ये तो मालूम है ना। फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो एक्चुअली में नंबर क्या हो जाता है आपका? छोटा हो जाता है। तो एलसीएम एलसीएम लिखो, बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर देना। 1/30 और 1/60 में बड़ा कौन सा? 60। तो 1/60 साइन किसका आएगा? ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है? ये वाला 1/30 बड़ा है, तो यानी किसका आएगा आपका? प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आती है? ऐसी इसमें 1/4 - 1/2 का आंसर बताओ कितना आएगा? 1/4 आएगा, प्लस का माइनस का? माइनस का। इसमें क्या रहेगा? माइनस का 1/, प्लस का 1/40, प्लस का 1/40। बात समझ में आती है? तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं जहाँ पे आपको जस्ट डबल फोकल लेंथ मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे समझते हैं ध्यान से। तो 1/v की वैल्यू कितनी होगी? प्लस की 1/60। प्लस का मतलब v की वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 60। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो यहां से कितनी दूर बन रही है? 60 सेंटीमीटर पे ही बन रही है। क्लियर है? तुम लोगों ने क्या गलती करी थी? ये जनरली गलती होती है, हर कोई बच्चा कर रहा है, 2-3 बार टेस्ट लिया है, उसमें भी ये गलती हो रही है कि बच्चा इस v को इसका u मान लेता है। लेकिन वो ये तो सही है कि ये जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये 60 सेंटीमीटर यहां से है, ये नहीं दे रखा आपको 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है? इस वाले v का इसमें u नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बनेगा। हम लोग देखेंगे बाद में क्या बनेगा, पहले हम इस पर आ जाते हैं जल्दी से। लेंस नंबर 3 की बात करें, लेंस नंबर 3, तो उस केस में क्या हो रहा है? v की वैल्यू इधर है, v इधर बन रहा है, यानी प्लस का v कितना आ गया? प्लस का 30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या है? कॉन्वेक्स है तो प्लस का ही 30 आएगा। तो 1/f = 1/v - 1/u करके हम लोगों ने u की वैल्यू निकाली। तो 1/30 = 1/30 - 1/u, ये इधर आ गया तो 1/30 - 1/30 = माइनस का 1/u। काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा? 0। 1/30 - 1/30 मिलके कितना हो गया? 0। लेकिन ये वैल्यू 1/u की वैल्यू आई है 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ये चीज भी बहुत जगह गलती होती है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, f वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा? 1/f की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लोगों ने डायरेक्टली f = 0 लिख दिया था। नहीं, 1/f की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो वही चीज यहाँ पे आपका इसके लिए u कितना आ गया? u कहाँ गया हमने? हाँ, u कितना आ गया आपका? इन्फिनिटी आ गया। मींस, और वैसे भी समझ सकते हो कि 30 इसकी फोकल लेंथ है और 30 पे इसकी इमेज बन रही है। इसका मतलब ये इमेज कहां बन रही है? इसकी फोकल लेंथ पे। और फोकल लेंथ पे अगर इमेज बनती है तो पक्का ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है आपका? इन्फिनिटी पे रखा होता है। मींस इसके पास जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगे? एकदम पैरेलल रेज आ रही होंगी, तभी वो क्या हो रहा है आपका? इस जगह आपका मीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है?
क्लियर है बच्चे? लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप लिखते रहना कि अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे, इट मींस रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस 3 विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर ये लेंस, अच्छा ये रेज आई कहां से? ये रेज तो इससे आई है ना, तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल रेज दे रहा है तो पक्का इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा? इसकी फोकल लेंथ पे, एफ पे रखा होगा। तो इसका मतलब इस ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? एफ ऑफ सेकंड लेंस, यानी ये कितना हो गया आपका? 30। तो ये दोनों इनके बीच की, हाँ कुछ कर रहा है कोई, है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 90 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वो कुछ मैटर नहीं करती, कितनी भी हो जाए डिस्टेंस, कोई मतलब नहीं आप लोगों को। आप ये लेंस यहाँ पे रखो तब भी यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, आप यहाँ पे रखो तब भी यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, आप इसको यहाँ रख दो तब भी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। बात समझ में आती है? इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन lens 2 and lens 3 doesn't matter. Wherever you place the lens 3, it will form only at the 30 centimeter from the lens. और वैसे भी 30 सेंटीमीटर यहां से नहीं दे रखा है, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर है। आप लोग ये भी बोलोगे भैया अगर हम इसको आगे कर देंगे तो इमेज भी तो आगे चल जाएगी, हाँ जाएगी आगे, लेकिन वो 30 इससे तो 30 पे ही रहेगी हमेशा, तो वो चीज मैटर नहीं करेगी फिर कहीं पे भी। क्लियर है वाली चीज? तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। 30 हाँ, जो है इसमें लेंस की वो निकालना है डिस्टेंस, लेंस के बीच की डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर और इसकी कुछ भी डिस्टेंस हो चलेगी। क्लियर है बच्चे? हाँ, ये हो गया आपका कौन सा? 12th क्वेश्चन। अब आएंगे हम 13th क्वेश्चन पे। नोट तो नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, हमसे क्या बोला गया है? हमारे पास क्या है? दो लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 1.25 सेंटीमीटर और दूसरी की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों से मिलवा के हम लोग को क्या बनाना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, जिसका मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। बात समझ में आती है? क्लियर है वाली चीज? क्या हो गया? हाँ, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। अब देखो एग्जाम में अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये मैग्निफिकेशन डी वाला दे रखा है, ये मैग्निफिकेशन इंफिनिटी वाला दे रखा है, तो एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके लिए दोनों केस लेकर सॉल्व कर दो। बात समझ में आती है कि अगर इंफिनिटी पे बनेगा तब m की वैल्यू 30 लेकर हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। जब ये आपका d पे बनेगा तब m की वैल्यू मतलब 30 है तो इनके लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। पर भैया आप तो हमेशा कुछ नहीं दिया था तो इंफिनिटी लेते हैं ना। इंफिनिटी हमेशा d लेना होता है, मैंने गलत बता दिया होगा। बस आपने तो हमेशा बताया। हाँ, इंफिनिटी बताया था, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है डी लेना है आपको। ठीक है, ये चीज मैं एक बार और कंफर्म करूंगा। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने डी से सॉल्व किया है, इस चीज को मैं कंफर्म करूंगा कि अगर आपको गिवन नहीं है कुछ भी तो आप क्या लोगे। तो वैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर एग्जाम में से आपको कंफ्यूजन हो, छोटा क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, दोनों चीजें लेकर सॉल्व कर दो। लेकिन भैया जब हम सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे क्लास की प्रैक्टिस में तो सब सही हो रहे थे उसी तरीके से, जिसमें कुछ नहीं दिया तो उसमें इंफिनिटी रखना होता था सारे क्वेश्चन। चलिए एक बार मैं दोनों तरीके से करके देखता हूँ, फिर आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन देखा था, क्योंकि शायद तूने इंफिनिटी वाले तरीके से किया है ना। हाँ, लेकिन मैंने सॉल्यूशन देखा था तो डी पे दिखाया था। मैं दोनों केस लेके सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आपको हम लोग मानेंगे फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, केस नंबर 1 के लिए फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? उसमें क्या बोला गया है? इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस बताओ, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बताओ कितना होगा। ये चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो फाइनल इमेज अगर डी पे बन रही है, पहले हम वो वाला केस देख लेते हैं। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी वो वाला केस भी देख लेंगे। यू दे रखा है क्या इसमें? इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा m = l upon f। अब m का फॉर्मूला क्या है आपका? अगर d के लिए है तो उसके फॉर्मूला क्या बन जाता है? m का फॉर्मूला l upon f l upon f ब्रैकेट 1 प्लस d upon f। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो टेलीस्कोप में ये फॉर्मूला उल्टा भी हो जाता है, Fe/d हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अगर ये देखते हैं सारी वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। FO की वैल्यू कितनी है आपकी? 1.25 1 प्लस 25 अपॉन 5 5 m की वैल्यू दी हुई है। हाँ, ठीक ठीक ठीक।
हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? हम लोगों ने सिंपल क्या किया। अच्छा मैंने पहले बताया था जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, सुनना ध्यान से, तब आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, ठीक है? कोई साइन यूज नहीं करेंगे जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली लेंसेज को यूज किया है, कि आपने इस लेंस को यूज किया है, मेरा लेंस फॉर्मूला लगाया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर आपने दूसरे लेंस को यूज किया, उसका मैग्निफिकेशन और उसमें लेंस लगाया, तब आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेंगे क्योंकि लेंस के इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट m का फॉर्मूला यूज करो किसी भी क्वेश्चन में, तो बिना साइन के d की वैल्यू बिना साइन के रखी जाएगी, सारी चीजें बिना साइन के रखी जाएंगी। इस चीज का सब लोग ध्यान रखना, ठीक है? बार बार बोलूंगा इस चीज को। यहाँ से आपकी l की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप डायरेक्टली कितना होगा, 5/1 कितना होगा, 5, और 25 कितना होगा, 30/25, और बाहर कितना है, L/1.25, डायरेक्टली 6 ठीक है? हाँ, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है, ठीक है? 30, अब सारी चीजें उधर जाएंगे तो ये कितना, 30 इंटू 1.25 इंटू 5/30, काटेंगे पीटेंगे खत्म, ठीक है? तो ये कितना आएगा, 125 5 जा कितना भी 6.25, ठीक है? हाँ, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 6.25 आ गई। इफ आपका क्या कहते हैं, ये दोनों चीज क्या है आपके, फाइनल इमेज का बन रही है, डी पे बन रही है। अगर हम लोग वही बात करते हैं, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहां बन रही है आपकी, इंफिनिटी पे, तब हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन FO FE अपॉन, नहीं D अपॉन F नहीं बात है, D अपॉन F। अरे इंफिनिटी के लिए है। हाँ इंफिनिटी की। अरे डी नहीं आता उसमें, भैया D आता है, ये माइक्रोस्कोप है नहीं आता है यार, भैया, माइक्रोस्कोप में D है, दिखा मैं इसे फॉर्मूला रटा हुआ है ना। नहीं आता इसमें, मुझे भी मालूम है, डी नहीं आता इसमें इंफिनिटी वाले केस में। एक बार चेक करो नोट्स में होगा आपके, L अपॉन F D अपॉन F इमेजिंग माइक्रोस्कोप कंपाउंड टाइम इंफिनिटी D अपॉन F आ गया था इस वाले डेरिवेशन से, L upon FO into D upon FE। बोलना इस वाले डेरिवेशन से किया था ना, ये वाले डेरिवेशन को लेके ये वाले इसको यूज कर लिया था ना। देखना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं वो वाला फॉर्मूला, एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, डी अपॉन एफ ई, यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली लिखेंगे 30 इक्वल्स टू L अपॉन FO की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, बड़े वाली क्या हो जाती है आपकी इसमें। अच्छा ये तो समझ में आता है, FO की वैल्यू कैसे 30, मतलब कैसे आपके 1.25 और 5 कौन सा होगा, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो आपका वो होता है आई लेंस होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, और ऑब्जेक्टिव वाला छोटा होता है, ठीक है? तो O की वैल्यू आएगी छोटे वाली 1.25, और यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, ओह प्लीज नो प्लीज प्लीज दोनों रुक जाओ। हाँ, D की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, D की वैल्यू हो जाएगी 25, और FE की वैल्यू, अगर गलत लिख रहा हूँ तब बोल दे, ठीक है? और FE की वैल्यू कितनी रहेगी, FE कितना हो गया आपका 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है? इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा होता है, टेलीस्कोप में उल्टा होता है। यहाँ पे छोटे वाला लेंस आपका क्या कहला जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कहला जाएगा, बड़े वाला लेंस क्या कहला जाएगा, आपका आईपीस कहला जाएगा। हाँ, और उसके इसमें टेलीस्कोप में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपकी 5 से गया 5 टाइम्स, और ये गया 5 से 0.25, ठीक है? और उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू 0.25, 1/4, यानी L की वैल्यू कितनी आती है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अगर आपका एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप दोनों तरीके से कर देना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? क्लियर है? लेकिन
अगर आप फिर आप इन्फिनिटी लो, अगर आप कुछ नहीं दे रखा तो इन्फिनिटी लो, ठीक है। और दूसरी चीज वहां पे आप जरूर बोल जरूर देना कि आपका क्या फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी के लिए बन रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। चल ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। मुझे आंसर कौन मैं सा वैसे इसमें एग्जैक्ट जो आप कह रहे थे एग्जैक्ट यार, क्योंकि मैंने जो देखा है वहां पे, मैं फिर से देख लेता हूँ हाँ। क्योंकि ये कहाँ से लिया था क्वेश्चन। फोन में या वहाँ पे फोन तो है। सेवन पॉइंट फाइव इन्फिनिटी वाला, ठीक है। इन्फिनिटी वाला मैंने किसी का क्वेश्चन गलत किया है क्या, ऐसे करते हुए किसी का गलत हुआ है क्या, किसी का काटा मैंने ऐसा क्वेश्चन? आपको पेपर नहीं है। चेक कर लेना, अगर किसी का काटा हो तो सही करवा ले लेना। लेना। हाँ ठीक है। मेरा तो सही किया, तो सबका ही सही किया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक आंसर सबका ही आएगा। ऐसा नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The total magnification produced by a compound microscope is 20. The magnification produced by 5 microscopes focus at a certain object. The distance between the object and the eyepiece is 14. The least distance is इतना. Calculate the focal length of the object and the eyepiece. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और हैं इसके रे ऑप्टिक्स के, वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना। अभी उसके क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जनरली एडिशनल एक्सरसाइज में मिलेंगे, एनसीईआरटी की भी और वैसे भी। एक ही वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। पानी भर दिया इसमें। इसमें क्या है आपका, कई बार यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ग्लास लगा देते हैं, रिफ्लेक्टिंग ग्लास, मतलब शीशा मिरर लगा दिया। कई बार यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पानी भर दिया। मतलब इधर तो हवा है, इसके ऊपर तो हवा है, और लेंस के आधे हिस्से में नीचे क्या है आपका, पानी है। बात समझ में आता है। एक ये वाला क्वेश्चन है, एक इस टाइप से प्रिज्म पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपकी रे आई, ये आई, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया, मतलब ये रे आके ऐसे ही वापस चली गई। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ लेंस के साथ और प्रिज्म के साथ हम लोग क्या लगा के, शीशा लगा के क्वेश्चन करेंगे। वो वाले क्वेश्चन अभी तक सही जाएगी। क्या चीज, हाँ वो ऐसी चली जाएगी, सेम पाथ रिट्रेस करती है वो। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन भी एक बार आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना। तो उसका इफेक्ट वाइट ही होगा। क्या चीज, वाइट कलर का effect। ये हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कोई और कलर नहीं है, हम लोगों ने क्या लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन पे आप एक बार देख लेना, इनकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, बस वेव ऑप्टिक्स और खत्म हो जाए फिर करते हैं, ठीक है। हाँ अभी इस क्वेश्चन में क्या है आपका, हमारे पास क्या दे रखा है, एक माइक्रोस्कोप है। हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या क्या दे रखा है उसमें, M20 है। कैपिटल एम टोटल, हाँ। ठीक है। स्मॉल एम ई की वैल्यू 5 है। आगे आगे इनका L जो एल जो है, और देखो यहाँ पे वर्ड ऑब्जेक्ट एंड आईपीस, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट एंड आईपीस दे रखा है क्वेश्चन में। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बोला गया। अब वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में बोला गया कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। मतलब ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ये वाली चीज मत समझ लेना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। मतलब ये क्या दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना दे दिया आपको, 14 सेंटीमीटर दे दिया है। डी की वैल्यू कितनी दे दी इन लोगों ने, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से कि 20 सेंटीमीटर आप ले लो डी की वैल्यू। अगर गिवन नहीं होती तो आप 25 ही लोगे हमेशा डी की वैल्यू, ठीक है। और क्या बोला गया, और कुछ भी, और हमसे क्या पूछा गया इसमें, एफ ओ एंड एफ ई की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। हाँ जी, अब फिर से देखते हैं सवाल क्वेश्चन को, तो हम लोगों ने क्या काम, ठीक है। ये आपका है, मान लो हाँ डी की वैल्यू, हाँ सबसे पहले एक चीज समझना, मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू कितनी देर के 20, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम का एक फॉर्मूला एम ई इंटू
MO वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इंडिविजुअली M ही दे रखा है, तो इससे हमें आइडिया लगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल मैग्निफिकेशन और निकालेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 20 और ये कितना हो गया आपका 5 और इनटू MO, तो MO की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। यूनिट क्वेश्चन लगेगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो गया आपका 4 और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो गया 5। क्लियर है वाली चीज? हाँ, अब आपका हाँ जी, जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है ये वाला फॉर्मूला L अपॉन, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं बोला गया कि डी कहाँ पे बन रहा है? बोला तो D 20 सेंटीमीटर है, V जो Say the microscope is focused F at a की जो certain V object. होगी, V जो होगी वो 20 सेंटीमीटर लिखो। द क्या बोला गया क्वेश्चन में? द टोटल में कितना द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस इज 5, द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड एट अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, जो भी होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 10 द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिविजन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम लोग इसको कहाँ पे मान के चलेंगे इसको कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है आपकी डी पे बन रही है, फाइनल इमेज एट डी। ठीक है, तो अगर m का ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होगा आपका m इक्वल्स टू L अपॉन एफ ई। फॉर्मूला बताओ क्या जरूरत नहीं, है? L अपॉन F E एफ ई और नहीं, F O कर दो भैया। हाँ, एफ ओ अपॉन एफ ई। अच्छा यहाँ एफ ओ F O ऐसे नहीं होगा। Or even 1 L प्लस नहीं, एक मिनट, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। हाँ डी के लिए ये होता है ना, ठीक हाँ। है। हाँ पे ये वाली चीज देखो एक बार, आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ना ही हमारे पास एफ दे रखा, ना ही हमारे पास एफ ई दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको इनमें से कोई सी एक भी चीज मिल जाए तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके एफ ई की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एम की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। आप पहले क्या काम को कोई सा भी एक एफ ई निकाल लो, ठीक है, फिर आप इस वैल्यू को पुट कर दो तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको यूज करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आती है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इंडिविजुअली हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, एम ई भी निकाल लिया हम लोगों ने, एम ओ भी निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला केस करेंगे। कौन सा? अच्छा एक चीज समझना ध्यान से, अब आपकी ये फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? डी पे बन रही है। ये चीज क्या आपका डी, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट था, इसकी जो पहली इमेज बनी होगी वो कुछ यहाँ पे बनी होगी आपकी, इस टाइप से आपकी इमेज बनी होगी। ये जो ये चीज है यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है कितना हो जाएगा आपका वी ओ हो जाएगा। यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका यू ई हो जाएगा। ये चीज क्लियर है आपकी? और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की ये कितनी हो गई आपकी डी हो गई है। तो हम लोग यहां से एक चीज पता कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई हो जाएगा। तो एल की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया वी ओ प्लस यू ई लगाया, तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 14 दे रखी है, वी ओ प्लस यू ई। ठीक है, तो 14 एक चीज और, चलो ठीक है। यू हम इसमें निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन 5 रख के। ऑब्जेक्ट आईपीस का मैग्निफिकेशन 5 है, V20। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट माना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लेंस के लिए देखो, इस वाले लेंस के लिए आईपीस वाले लेंस के लिए आपको फाइनल इमेज मालूम है कितनी जगह बन रही है आपकी 20 पे। ऑब्जेक्ट क्या है उसका यूई, तो एम ई जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या लगेगा वीई अपॉन यूई। मैग्निफिकेशन प्लस का आता है, लेकिन अब इसमें फाइनल इमेज कहां बन रही है डी पे, तो ये कितना होगा माइनस का 20 और यू की वैल्यू क्या ली जाएगी आपकी यूई ही ली जाएगी, और एम की जगह क्या लिखा जाएगा आपका सिर्फ 5 रखा जाएगा। तो यहाँ से आपकी यूई की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी माइनस का 4 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लग जाएगा। ठीक है, ये जब यूई यहाँ पे रखेंगे, ये ध्यान से देखना, जब यूई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो सिर्फ आपकी प्लस में ही रखी जाएगी, वो माइनस में नहीं रखी जाएगी, बिकॉज ये माइनस बस मुझे ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का इसके फ्रंट में है। यहाँ पे हम लोग बिना साइन के करेंगे, हमें तो मतलब है इसका ये पता चल गया 4 सेंटीमीटर ये है, और वीओ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, इस इक्वेशन में जब इसको रखा तो 14 इज इक्वल टू वीओ प्लस ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, वीओ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब इससे यूओ भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से हम लोगों ने अब क्या काम किया, अब इस वाले लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के लिए हमें वीओ पता चल गया, हमें एम पता है, तो एमओ इक्वल टू क्या हो जाएगा वीओ
अपॉन यू अपॉन यूओ। क्लियर है वाली चीज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। m की वैल्यू देखो इसके लिए क्या आई थी आपकी, इसके लिए m की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 4 आ गई थी, लेकिन वो आपको डायग्राम से पता है कि ये वाली इमेज हमेशा कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। इस चीज का सब लोग करेक्शन करेंगे कि ये वाली इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू +4 आ रही है ना, इसको हम लोग +4 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -4 लिखेंगे। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, तुम्हें समझ में आया पक्का। ये चीज आपको करेक्ट करना पड़ेगा। m का जब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया MO = VO अपॉन UO जब लगाएंगे तो यहाँ पे MO की जगह क्या लिखा जाएगा, -4 लिखा जाएगा। एंड VO क्या है, वो हमें 10 दे रखा है, वो 10 इसके लिए इस साइड है तो वो क्या लिखा जाएगा आपका +10 लिखा जाएगा। और UO की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो UO के 10 हम लोगों ने यहाँ निकाला था। VO की इस पूरी लेंथ के टेलीस्कोप की लेंथ कितनी थी 14 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी 4, तो ये वाली चीज कितनी हो गई आपकी 10। तो VO की वैल्यू कितनी आ गई है 10। जब VO पता चल गया इसके अंदर वैल्यू लगाए तो UO की वैल्यू कितनी आ गई है -2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चल जाएगा, हमें VO पता चल गया, हमें UO पता चल गया। अब हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, FO निकालेंगे। 1/FO = 1/VO -1/UO। साइन कन्वेंशन का यूज हो रहा था पहले से, तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू जाएगी 1/FO की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसी वाला तो हम दोनों लेंसेज का अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, अगर उससे FO आ जाएगी तो हाँ, इससे FE अब आपके उसके बाद आप क्या आप इसके अंदर लगा के FE निकालना चाहो इसमें से निकाल दो, और इसमें UE और VE से आप FE निकालना चाहो तो वो से निकाल सकते हो। बात समझ में आती है, बताओ क्लियर है वाली चीज। मतलब हम लोगों ने इस लेंस का माइक्रोस्कोप का सिर्फ एक यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसके अलावा हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का कोई और फॉर्मूला यूज ही नहीं किया इस केस में। बात समझ में आती है। सिंपल हम लोगों ने क्या लगाया, लेंस की इक्वेशंस लगाई हैं, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया। समझ में आया वाला क्वेश्चन पक्का, उसको कर लोगे। भैया हाँ वो UO जब रखेंगे फॉर्मूले में तो माइनस के साथ रखेंगे। हाँ, यू तो माइनस का, क्योंकि वैसे भी लेंस इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इधर है ना, तो माइनस का आएगा, और ये कितना आ जाएगा इधर वाला आपका प्लस का आएगा। नीचे तो नहीं रखा हमने, कहाँ पे, वहाँ पे जब लेंथ में पुट करा था उसे UO को। लेंथ में जब किया था, लेंथ में नहीं करेंगे ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन सिर्फ लेंसेज के लिए है। सिंपल डिस्टेंस में आपका नहीं आएगा। लेंस में आपको माइनस बस ये दिखा रहा था कि ऑब्जेक्ट इस साइड है, ये बस ये दिखा रहे थे कि -4 माइनस साइन ये दिखा के इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, 4 उसकी डिस्टेंस है। वो माइनस साइन इसके लिए कुछ यूजफुल नहीं है हमारा। क्लियर है वाली चीज, समझ आए वाला। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग कर लेने, मतलब ये हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आए थे 15, अच्छा 2 और है, वो तो आपका अपना है, तो कर लेना 16 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देखो, ये हो गया। उसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल बोला गया, हाँ ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म है, मिनिमम डेविएशन उसका 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है इसका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिन की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को 60 या 30 डिग्री दे रखी है। क्लियर है वाली चीज। पहली बात तो अगर हम इसका पूरा डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे क्या बनता है I1, यहाँ पे क्या बनेगा I2। डेल्टा मिन की कंडीशन में I1 और I2 क्या हो जाता है आपके इक्वल हो जाता है। ये जी सबको मालूम है, I1 और I2 को क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। वही वाली चीज आपके पीछे क्वेश्चन में 6th वाले क्वेश्चन में भी यूज हुई है, ठीक है। डेल्टा मिन दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एपेक्स एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म बोला तो हम लोगों ने इसलिए ए की वैल्यू क्या मान लिया 60 मान लिया। तो अब आपका क्या क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, म्यू की वैल्यू। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा इक्वल्स टू 30 विच इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए कितना हो गया 60। तो म्यू -1 की वैल्यू कितनी हो गई है
1/2 में से माइनस हुआ तो ये +1 यानी ये क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ गई है 3/2, ठीक है 1.5 का 3/2 कुछ भी रख लो आप इसके ऊपर। आंसर है इसका। ये नहीं अभी आंसर नहीं है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल गया, यानी ये क्या क्या ग्लास का। अब हम क्या लगाएंगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू जी की वैल्यू कितनी है 3/2 अपॉन यहाँ पे म्यू 1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, वी ए की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन वी जी। किसी ने -8 लगाया यहाँ पे, कोई -8 वाला, हाँ है ना। तो Vg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ और 3/2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 नीचे 2 ऊपर, 3 से 3 कटा, तो Vg की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हाँ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इजी था। सेकंड पार्ट क्या है आपका, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस बी so that the emergent ray grazes along the AC। मतलब अब ये मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन नहीं है, आप सिंपल क्या बोल रहे हैं आपसे कि ये आपका एक प्रिज्म है, ये 60 डिग्री वाला प्रिज्म है जिसके अंदर की वैल्यू कितने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.5 है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई है, ये ऐसे गई है और ये कुछ ऐसे ही चली गई है along the surface, grazes along the AC। इट मींस जो भी यहाँ से बाहर निकले तो ये क्या आ गया आपके ऐसा गया, यानी यहाँ पे जो ये आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। गिरजी बताओ समझ में आता है। इमर्जेंट एंगल या I2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 90 डिग्री, I2 या फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब इसका हम लोगों ने हमसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा क्या गया इसमें, अच्छा इस वाले I की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी कि आपका ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला I1 + I2 वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, म्यू का एक फॉर्मूला क्या था, फिर उसमें डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, अच्छा डेल्टा नहीं दे रखा इसमें, ये मिनिमम डेविएशन से ही होगा। मिनिमम डेविएशन से नहीं होगा, फॉर्मूले क्या क्या थे, पहला फॉर्मूला R1 + R2 = A, ए होता है, हाँ उससे ड्राइव किया डेल्टा प्लस A = I1 + I2, उससे आगे चल के ड्राइव किया I = R1 + R2 = R1 + R2 = A, उससे ड्राइव किया डेल्टा प्लस A = I1 + I2, उससे ड्राइव किया I = डेल्टा A/2, उसी से ड्राइव किया फिर डेल्टा में ना हाँ 2, फिर उससे ड्राइव किया R = A/2। इससे फिर एक फॉर्मूला हमने म्यू का निकाला, लेकिन ये तो मिनिमम कंडीशन के लिए ना, हाँ फिर हमने एक निकाला उसका फॉर्मूला म्यू का sin I/sin R, वो भी मिनिमम कंडीशन में निकला। बाकी जो दो हैं वो केसेस नहीं है। ठीक है चलो समझो ध्यान से, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, R1 + R2 = A वाली कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। R1 + R2 ठीक है हो जाएगा। चलो देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये सारे किसके आपके मिनिमम डेविएशन के हैं, ये वाली चीज तो यहाँ पे आपकी यूज नहीं करनी है, मिनिमम डेविएशन वाली हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि मिनिमम डेविएशन फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में नहीं है। इस चीज में हम लोग डायरेक्टली R1 + R2 = A करेंगे। देखो एक चीज समझना ध्यान से, इस वाली कंडीशन के लिए ये देखो, अच्छा R1 और R2 मालूम है थे कहाँ का, ये आप लोगों को मालूम है क्या R1 और R2 कहाँ लिए गए थे, यहाँ पे हाँ बताओ R1 और R2 कहाँ थे। R1 तो चल ये I1 है, ये क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, यहाँ I1 होगा कि R1 होगा, और यहाँ R2 होगा कि I2 होगा। मैंने बताया था अंदर वाले हम लोगों ने R1 R2 लिया, बाहर वाले हम लोगों ने I1 I2 लिया। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी आपकी R2 और ये क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, बात समझ में आती है। इस जगह जब हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया तो नीचे वाला एंगल के बराबर होगा सी R2। हाँ ये पहले वाला पार्ट तो बेकार है, बस हो गया हमारा, इसको कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब एक चीज समझना ध्यान से, यहाँ पे जब आपका 90 डिग्री वाला जब जाएगा तो उस वाले कंडीशन में देखो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों ने बोला साइन
R2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू, अब सुनना ध्यान से, देखो मैंने पहले ही बताया था ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था कि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं कि आपका μ12 दैट इज μ1 अपॉन μ2 व्हिच इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, और फिर मैंने बताया था अगर μ1 ऊपर लिखा हुआ है तो sin 1 नीचे लिखा जाएगा, और sin 2 अगर μ2 नीचे लिखा हो तो sin 2 कहाँ लिखा जाएगा आपका? ऊपर लिखा जाएगा। ये चीज समझ में आती है। इसी तरह से मैंने sin R2 अपॉन sin 90 क्या है, 90 कहाँ बन रहा है? हवा में बन रहा है, तो वो म्यू एयर ऊपर लिखा जाएगा। sin R2 कहाँ बन रहा है? अंदर बन रहा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। नीचे बताओ सबको समझ में आती है? इस तरह से आपको करना है, यूजिंग स्नेल्स लॉ लिख देना है यहाँ पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो sin R2 की वैल्यू क्या आएगी? sin R2 इज इक्वल टू म्यू ए कितना हो गया? 1 अपॉन 3/2, 1.5 ले लो कोई टेंशन नहीं, 1.5, और sin 90 की वैल्यू कितनी जाती है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो ये कितना होगा? sin R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, ठीक है? 0.6 0.6 आ जाता है, चलो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, 2/3 हो गया ना? ठीक है, तो sin R2 की वैल्यू कितनी हो गया? 0.66 या 0.6 लिख देंगे हम लोग। सिमिलरली अब हम लोगों को क्या करना है? आपका R1 और R2 आ गया, R1 R2 की वैल्यू आ गई 0.6, अभी देख, हाँ आ गई, मतलब एक तरह से, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल्स R1 प्लस R2, ऐसे तो लिखा था हम लोगों ने। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 की इक्वेशन भी तो थी हमारे शायद, इसके साथ प्लस में डेल्टा भी है R2 की साइड में। नहीं यही था तो बस। का साइड में प्लस में डेल्टा भी है, देख लो एक बार। हाँ तभी तो R1 प्लस R2 को a के बराबर करके दूसरी वाली इक्वेशन डिराइव की थी। ये रहा R1 प्लस R2 I1 प्लस वो, और सामने डेल्टा भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली तो कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से आपका R2 आ गया, R2 आ जाएगा यहाँ पे 0.6। अब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं किया था, इन्होंने डायरेक्ट लिया था। पर हम R1 और R2 निकाल के रख लिया, a तो हम पे ऑलरेडी है। कहाँ आया वो फॉर्मूला R1? जो फर्स्ट डेरिवेशन कराया है ना, इसके उसमें ही है। R1 निकाल के ना हम लोग फिर sin i sin r फिर लगा के हम लोग I1 की वैल्यू निकाल देंगे। R2 की वैल्यू आ गई, तो R2 की वैल्यू, लेकिन अभी आपकी sin R2 की वैल्यू 0.6 आई है, तो R2 की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना पड़ेगा 0.6 कितना आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकलेगी। यहाँ तक बताओ, समझ में आता है कि नहीं आता? बताओ, R2 की वैल्यू क्या जाएगी आपके? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखोगे तो कितना आएगा? sin इनवर्स ऑफ 0.6 देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा। उसको जब हम इसमें लगाएंगे तो R1 प्लस ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू a, और R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? a माइनस R1 R2। यहाँ तो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपका? R1 की वैल्यू आ गई है। जब R1 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? R1 आ गया, फिर हम लोग फिर से क्या करेंगे? sin i अपॉन sin r लगाएंगे। अच्छा, अब आई बात समझ में, ठीक है, शॉर्टकट क्या था इसका? ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें रब करो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, दोनों सरफेस पे हम लोगों ने क्या काम किया? यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लगा दिया? स्नेल्स लॉ। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लगा दिया? स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब हो जाएगा, ये था, ठीक है। जब हम लोगों ने इस मीडियम के लिए लगाया फॉर AC ऑन द सरफेस, फॉर सरफेस AC, फॉर सरफेस AC, तो उस केस में ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी? R2 जाएगी, और ये कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री दे रखा है। तो अब हम लोगों ने क्या लिखा? sin R2 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? म्यू अपॉन म्यू। बताओ, R2 वाला कहाँ लिखा जाएगा? नीचे, यानी कि आपका म्यू जी नीचे और म्यू ए ऊपर। इस चीज को हम लोग इतना ही लिखे रहने देंगे।
फिर हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने ए बी सरफेस यूज करी फॉर सरफेस ए बी। उसमें भी हम लोगों ने क्या काम किया, साइन I1 अपॉन साइन R1 लगाया। ये वाली चीज I1 है, ये वाली चीज क्या आपकी R1 है। यहां तक समझ में आता है। इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू जी अपॉन म्यू म्यू जी अपॉन म्यू ए। I1 कहाँ बन रहा है, एयर में, तो इसको यहां लिख दिया। ठीक है, इस दोनों को उल्टा करेंगे, अभी भी नहीं हुआ क्या, सब देखते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये है म्यू ए अपॉन म्यू जी और ये क्या आपका म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो यही आपका, अगर हम लोग इसको उल्टा कर लेते तो ये क्या बन जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू जी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन I1। इस चीज को और इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या बोला, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, साइन R1 अपॉन साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन 90, ये तब कुछ भी नहीं आता इसमें, तो साइन R2 यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ तरीका था, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिल्कुल यूज ही नहीं किया। एक बार भैया देख के कर लो, देख लो फिर हो रहा करा नहीं होगा भैया, माइंड नहीं होगी। रखा था 0.6 को मैंने रूट 2 पर काम हो गया तुमको भी मार के दे ठीक है एक बताऊंगी कौन देगी कौन छोड़ो कर दिया मैंने 0.6 है, लेकिन मैंने 1/√2 दिया इसको। ठीक है, मेरा वाला ठीक है, पहले वाला तरीके से करो। अच्छा, एक बार फिर से अगर मैं क्वेश्चन समझा लूँ तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए। ये भी तरीका सही है, फर्स्ट पार्ट वाला तरीका एक बार और देख लो। जो फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने म्यू की वैल्यू निकाली है ना, उस चीज का तरीका देख लो एक बार।
ठीक है। वैसे हम लोगों ने क्या किया था अभी, स्नेल्स लॉ से किया था, हम लोगों ने किसी किया था स्नेल्स लॉ से। इन्होंने क्या बोला, म्यू का डायरेक्टली हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर द डेल्टा मेन इज इक्वल टू साइन डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन साइन, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा ए अपॉन मेन प्लस ए अपॉन होल अपॉन टू, हाँ होल अपॉन टू इक्वल टू साइन ए अपॉन ए अपॉन टू। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिनिमम डेविएशन पे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए डायरेक्टली। ये प्रिज्म मेकर फॉर्मूले में था, कुछ ऐसा था, हेडिंग प्रिज्म मेकर फॉर्मूले में थी। मिनिमम डेविएशन के साथ हाँ। ही फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, सारी वैल्यू हम लोगों को मालूम है। डेल्टा मेन की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 साइन के साथ, अपॉन ये यहाँ क्या आ जाएगा 60 अपॉन 2 आ जाएगा साइन के साथ। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई है, देखो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 अपॉन 6 साइन 45 अपॉन साइन 30 आ जाएगा। साइन 45 की क्या वैल्यू क्या 1 अपॉन रूट 2, और इसकी वैल्यू देते हैं 1 अपॉन 2। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई है 2 अपॉन रूट 2, काटेंगे पीटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका रूट 2 आ जाएगा। ये जो पता समझ में आता है, म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी रूट 2 आ गई है। इसको लेके फायदे आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक ये चीज समझ में आती है। पहले वाले तरीके से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। यहाँ तक बताओ समझ में आया म्यू की वैल्यू निकालने का तरीका। पहले वाले तरीके से स्नेल्स लॉ लगाया था, वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको आसान पड़े एग्जाम में वो कर लेना। इस वाले तरीके से फायदा क्या वो देखना। हम लोग इसी बार वापस इस पे पुराने वाला मेथड ही लेंगे हम लोग। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए दे रखा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए दे रखा था। हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला R2, तो साइन R2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, म्यू R2 कहाँ बन रहा है अपॉन म्यू, नीचे, R2 का बन रहा है ग्लास में तो ग्लास नीचे जाएगा, और 90 का बन रहा है एयर में तो एयर ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना रहेगा 1 अपॉन म्यू, और म्यू क्या आ गया, म्यू ग्लास कितना दे रखा आपको रूट 2 दे रखा है। तो साइन R2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1 अपॉन रूट 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ तक बताइए चीज समझ में आता है। और 1 अपॉन रूट 2 कितने पे मिलता है आपको 45 डिग्री पे। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके डायरेक्टली 45 डिग्री हो गई। ये चीज थी क्लियर है वाली चीज। मतलब अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तब भी अगर करोगे, जब उसको हमने पहले 0.6 किया था ना, अगर आप उसको देखोगे तो वो भी आपको 45 पे मिलेगा। सॉल्व वहां से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, बस यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 45 डिग्री। अब हमें मालूम है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना होता है आपका A की वैल्यू। R1 कितना आ गया, R1 इज इक्वल R1 प्लस ये कितना हो गया आपका 45, और ये कितना हो गया आपका 60। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 डिग्री। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि यहाँ था। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन I1 अपॉन साइन R2, साइन I1 अपॉन साइन R2। I1 कहाँ बन रहा है एयर में, तो एयर नीचे आएगा। R1 कहाँ बन रहा है ग्लास में, तो ग्लास कहाँ आएगा आपका ऊपर आएगा। ये चीज बताओ समझ में आती है। तो I1 कितना है अब हम लोग देख लेंगे। साइन I1 तो हम लोगों को कैलकुलेट करना था इंसिडेंट, और साइन R1 कितना है हमारा, R1 की वैल्यू कितनी है 15, तो साइन 15, और म्यू जी कितना दे देगा हमें रूट 2, म्यू एयर कितना दे देगा हम लोगों को 1। तो साइन I1 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन 15। यहाँ पे आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी दो बार, पहले 15 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी उसका फिर से इन्वर्स करेंगे, फिर आपका I1 की वैल्यू आएगी। बात समझ में आती है। हाँ जी, I1 की वैल्यू के 72 आ गई। करके छोड़ दिया उन्होंने। आई भी रूट 2 इनवर्स साइन इनवर्स रूट 2 साइन 15 ऐसे दिया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आती है। ये तीनों चारों क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करना। एक छोटी सी शीट और दे दूंगा मैं टेस्ट जैसी, उसको भी प्लीज घर पे ट्राई करना। फिर वो बाकी हम फिर कल तो वही करेंगे वापस में। अच्छा लास्ट वाले का कर उसमें से देख लेना। तो तुमने बहुत कम डेबिट किया था ना, उसको बहुत ज्यादा डेबिट कर दो।
तुमने क्या काम किया उसका, तुमने इसको ऐसे लिया रे को, ऑब्वियस में स्केल वगैरह का यूज करो, मैंने वहां पे सबके मार्क्स काटे, जाना था ऐसे, इसके ले लेते यहाँ पे स्केल तो था। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल था, यहाँ पे सी था। अब तुमने क्या काम किया, तुमने बस इसको इतना डेविएट करा, मैंने बोल रहा था रियल इमेज बनानी है तो इसको बहुत ज्यादा डेविएट कर दो। तो ये इधर मिलेगा। हाँ, हमने और वर्चुअल इमेज बनानी है तो हम लोग उधर बनाते हैं, तो हम उसको हल्का सा डेविएट करके उधर पीछे खींचते हैं। पीछे बना दिया यार। हाँ, वर्चुअल बना दीजिए। वीडियोस शेयर नहीं करा थी, चलो मैं कर दूंगा, ठीक है। याद है, समझ में आता है पक्का, ठीक है, जाओ भागना। कल को 7:45 पे आने की कोशिश करना। आज छुट्टी थी, आपने फिर भी 7:45 पे बाहर ते यार समझ हैं? ये तो कोई